ऑलराइट। सो कल जहाँ पे हमने क्लास खत्म किया था, हमने कहाँ पे खत्म किया था? हमने खत्म किया था हमारे लिस्ट वाले पे देखा था हमने कि लिस्ट से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? लिस्ट के थ्रू कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने देखा था कि इंडेक्स और डेटा को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं हमारे सीरीज के अंदर। सो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया दैट सीक्वेंस, सेक्शन एंड कंट्री। ये क्या है? ये स्टोर करता है ये दो चीजें, जिसके अंदर सेक्शन क्या है ए बी सी डी ई, एंड कंट्री क्या करता है 6700। ये सारे क्या है हमारे पास वैल्यूज हैं यहाँ पे इनके कंट्री के। कंट्री वन ये चीजें स्टोर करता है, ठीक है। चैरिटीज है ये बेसिकली। तो 6700 ए ने चैरिटी किया था, 5600 बी ने चैरिटी किया था, एंड सो ऑन। तो इनसे हमको क्या करना है, इनके थ्रू हमको यूजिंग लिस्ट हमको क्या करना है, सीरीज बनाना है। और इसमें एक और चीज क्या करनी है, यहाँ पे दिखाया है देखो, द डोनेशन विल बी डबल्ड। मतलब हमको क्या करना है, हमको ऑपरेशन करना है कि जो भी डोनेशन उन्होंने किया है वो डोनेशन हमको क्या करना है, डबल करना है। एंड डेटा टाइप हमको क्या देना है, फ्लोट 32। सिंपल है। पांडा को इंपोर्ट किया, नम्पी को इंपोर्ट किया, सेक्शन नाम का एक लिस्ट बनाया जिसमें ए बी सी डी ई डाला, ठीक है। उसके बाद हमने कंट्री वन करके एक एरे बनाया, ठीक है, जो np डॉट एरे हमने बनाया। बिकॉज क्या है गाइस, लिस्ट के ऊपर मैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकता हूँ। हमें पता होना चाहिए लिस्ट के ऊपर क्या है। अगर मैं लिखूंगा ना लिस्ट इंटू टू, तो ये क्या करेगा, एक्चुअली लिस्ट के दो पार्ट्स बना देगा। ऑलराइट, ये एरे नहीं है, ये लिस्ट है। एरे के पास जब मैं जाऊंगा, एरे इंटू टू करूंगा, तो एरे की हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो इसीलिए मुझे क्या है, यहाँ पे कंट्री के लिए जो चैरिटी है इनका, उसके लिए एक एरे बनाना पड़ा। एरे के अंदर आप देख सकते हो मैंने 5 वैल्यूज इनपुट की है, लास्ट वाली वैल्यू निल है, इसीलिए मैंने क्या किया है, नॉट अ नंबर मैंने यूज किया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा जो मेन कोड है pd डॉट सीरीज, ठीक है। डेटा के लिए मैंने देखो क्या किया है, कॉन्ट्री इंटू कॉन्ट्री मल्टीप्लीकेशन 2। यहाँ पे हुआ क्या, कॉन्ट्री से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या किया, लिस्ट, ये जो एरे है, एरे की हर एक वैल्यू को, एरे की हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया। इंडेक्स के लिए मैंने सेक्शन जो लिस्ट मेरी थी उसको यूज किया। और डेटा टाइप, डी टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप जो है उसके लिए मैंने यूज किया है mp डॉट फ्लोट 32। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें मैंने दे दी है। क्या क्या चीजें दे दी मैंने, डेटा के अंदर डाला है कॉन्ट्री मल्टीप्लीकेशन 2, यानी कि हर एक वैल्यू डबल हो जाने चाहिए। ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू को क्या करेगा, डबल कर देगा। ऑलराइट, पीछे हमने अभी भी देखा था ना कि ये वाला पार्ट देखा था ना गाइस। ओके, इसके ये एक्चुअली दूसरी है। तो इसके पीछे वाले एग्जांपल में देखा था ए मल्टीप्लीकेशन 2, जब हमने किया था तो ए की सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हुआ था वो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री के साथ सारी वैल्यूज की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इंडेक्स के लिए सेक्शन यूज किया, एंड डेटा टाइप मैंने np डॉट फ्लोट यूज किया। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये फ्लोट यहाँ पे यूज किया है, इसी की वजह से देखो पॉइंट जीरो सबके एंड में आ रहा है। बिकॉज एक्चुअल में तो ये वैल्यूज क्या है, इंटीजर वैल्यूज ही है। ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, कोई डेसिमल वाली वैल्यू तो दिख नहीं रही है। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गई, ये इंटीजर वैल्यूज हो गई। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि भाई फ्लोट डेटा टाइप यूज करो, तो हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया। तो हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से दिख रही है, हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसके अंदर गाइस ये देख लो, साइड में नोट भी लिखा हुआ है, व्हेन यू स्टोर अ नॉट अ नंबर वैल्यू इन द सीरीज, panda requires the data types of the floating point type. Even if you specify an integer, panda will promote it to be the floating type automatically, because not a number is not supported by integer. तो गाइस जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पे नॉट अ नंबर जब मैं यूज करता हूँ ना सीरीज के अंदर, पांडा के अंदर, तो ऑटोमेटिकली गाइस ये क्या कंसिडर करता है, ये कंसिडर करता है इसको फ्लोटिंग डाटा टाइप में। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग हो चुका है। बिकॉज हमको पता है सीरीज के एक कॉलम में अंदर एक टाइप की वैल्यू रहेगी, ये सारी इंटीजर हो और ये फ्लोट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बिकॉज मैंने नॉट अ नंबर ऑटोमेटिकली यूज कर लिया था, तो ये सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फ्लोट हो चुकी थी। तो अगर मैं जबरदस्ती अगर यहाँ पे डेटा टाइप नहीं भी लिखता, तो भी ये क्या होती, यहाँ पे फ्लोटिंग बनती, इवन दो ये इंटीजर वैल्यूज है। एंड द रीजन ये फ्लोटिंग बनती, बिकॉज हमने नॉट अ नंबर यहाँ पे यूज किया है। हमने क्या है, यहाँ पे नॉट अ नंबर यूज किया है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या बता रखी है, देखो, क्रिएटिंग व्हाइल क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट व्हेन यू गिव इंडेक्स एरे इन द सीक्वेंस, ठीक है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि
then there is no compulsory for uniqueness. guys यहाँ पे जैसे कि हम array और array list के अंदर यूज करते थे कि हर एक इंडेक्स यूनिक होगा, हमारे सीरीज में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि दैट मेरे पास इंडेक्सेस रिपीटेड है। ए इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 2.75, सिमिलरली ए इंडेक्स पे वैल्यू है 22.5, वैसे ही बी इंडेक्स पे देखो वैल्यू क्या है 12.5 और वहां पे एक और बी है देखो 41.75। तो हमको पैंडा की जो सीरीज है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमारे इंडेक्सेस को यूनिकनेस की जरूरत नहीं है एज हमारे लिस्ट, स्ट्रिंग या फिर डिक्शनरी की तरह। इसमें इंडेक्सेस सेम हो सकते हैं, एक ही इंडेक्स के मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीजें देख लो एक बार, कुछ डाउट आएगा तो पूछना। इसके अंदर देखो ये एग्जांपल एक बार आप देख लो। नाउ अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, यानी कि सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम क्या क्या फंक्शनिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सो दीज आर हियर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमें कोई सीरीज दी हुई है, उस सीरीज के इंडेक्सेस हमको पता करने हैं कि भाई क्या इंडेक्सेस हैं उसके, तो ये यूज कर सकता हूँ। उसके अंदर मुझे पता करनी है कि क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या वैल्यूज हैं, तो मैं ये पता कर सकता हूँ। किस डेटा टाइप की वैल्यूज है मेरी सीरीज के अंदर, डी टाइप उसके लिए यूज कर सकता हूँ। उसका शेप क्या है, मतलब सीरीज के अंदर एक्चुअल में क्या है, एक तो रो होती है वन डायमेंशनल है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं इससे मुझे पता चलेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो मैं शेप को यूज करके पता कर सकता हूँ। n बाइट्स, यानी कि जो भी उसका डेटा टाइप है, हर एक सिंगल एलिमेंट का साइज कितना है। रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द अंडरलाइंग डेटा, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका साइज कितना है। यहाँ पे गाइस टोटल साइज देगा, हाँ n बाइट्स है मतलब टोटल साइज देगा। यहाँ पे n डायमेंशनल मतलब इधर नंबर ऑफ डायमेंशंस, यानी कि कितना डायमेंशन है इसके अंदर। ठीक है, साइज बताएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा ये मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो आइटम साइज बताएगा मतलब हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। अब बिकॉज मुझे पता है कि एक सेम डेटा टाइप रहता है, ठीक है, सेम डेटा टाइप रहता है, तो सेम डेटा टाइप का क्या साइज रहेगा, हर एक एलिमेंट का एक ही साइज रहने वाला है, तो एक सिंगल साइज बताएगा। हैज NAS, यानी कि कोई नॉट अ नंबर वैल्यू है या नहीं इसके अंदर, ये पता करके बताएगा। और ट्रू और फॉल्स के अंदर मुझे आउटपुट बताएगा। ये बताएगा कि क्या मेरी सीरीज एम्प्टी है कि नहीं, ये क्या बताएगा मुझे, एम्प्टी है कि नहीं। एक एक करके देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या बताता है, इंडेक्सेस बताता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ऑब्जेक्ट 5 हमने एक पहले क्रिएट किया था, उसके इंडेक्सेस क्या था, देखो फेब, जैन, मार्च। उसके बाद देखो उसकी वैल्यूज हमको चाहिए थी, तो ये देखो 28, 31, ये उसकी वैल्यूज थी। ऑब्जेक्ट 6 के इंडेक्सेस देखो क्या थे, ऑब्जेक्ट 6 के इंडेक्सेस देखो इस तरीके से थे। ये इंडेक्स था गाइस उसका, ये इंडेक्स था। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 6 वाज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट हुआ था वो गाइस, डेटा इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 11 25 3। किससे क्रिएट हुआ था, 11 25 3 हमारे पास है, और उसका जो हमारा इंडेक्स था ना वो गाइस वो इस तरीके से हुआ था। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट 7 जो था उसके इंडेक्सेस देखो कैसे हमारे पास थे, इंडेक्स 9 10 11 12, और उसका डेटा टाइप भी आ गया है। तो इंडेक्स वाला हमें क्या पता करके देता है कि क्या क्या इंडेक्सेस हैं हमारे, हमारी जो सीरीज है उसके अंदर क्या क्या इंडेक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहा है कि सीरीज देखो यहाँ पे क्या है, एक सीरीज बनाई 35.5 5.0 6.5 और 8, ये सीरीज है। इसके इंडेक्सेस देखो यहाँ से पता चल गया हमको, क्योंकि बिकॉज इंडेक्सेस नहीं दिए हैं तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस जनरेट कर लेता है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस जनरेट कर लेता है। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सीरीज है, यहाँ पे एक और सीरीज है, देखो यहाँ पे 6.5 np.nan, यानी कि इस सीरीज के अंदर वैल्यू क्या है, नॉट अ नंबर। उसके बाद क्या है ये, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। यहाँ पे आप देखते हैं इसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे इसको रीड कैसे करता है। ओके, यहाँ पे कुछ रीड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स कवर इन द पॉइंट बिलो वी शैल यूज द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि गाइज यहाँ पे अब जो भी हम लोग अभी इसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी ना वो यही दो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3, यही दो के ऊपर हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो आप देख लो, देखो इसके अंदर
चार वैल्यूज है 3.5, 5, 6.5, 8। इसके अंदर देखो एक नॉट अ नंबर वाली वैल्यू है और इसके अंदर तीन वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू वाले से पता चल गया कि भाई इंडेक्स और वैल्यूज हमको प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो क्या बोलता है, ये डेटा टाइप प्रोवाइड करता है एंड साइज टाइप, यानी कि देखो आइटम साइज ये प्रोवाइड करता है। दो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट 2 डॉट डी टाइप लिखते हैं तो देखो इसका क्या है, डेटा टाइप आ गया मेरे पास। यही डेटा टाइप मैंने यूज किया था क्रिएशन में। आइटम साइज यहाँ पे क्या बता रहा है, 8। यहाँ पे क्या बता रहा है, आइटम साइज बता रहा है। इसका मतलब क्या है, रिटर्न द साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट का साइज बता रहा है यहाँ पे। और बिकॉज क्या है, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप है, तो फ्लोटिंग डेटा टाइप का साइज कितना होता है, 8 बाइट्स होता है। 8 बाइट्स होता है फ्लोटिंग डेटा टाइप्स का साइज। और सिमिलरली देखो यहाँ पे टाइप अगर मैं लिखता हूँ ना गाइस, यहाँ पे टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, राज और यश को शायद याद होगा। टाइप नाम का फंक्शन मुझे क्या देता है, डेटा टाइप का मेरे को पता करके देता है भाई वो वैल्यू जो है वो वेरिएबल है या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट है मेरा, वो कौन से डेटा टाइप का है। तो ये देखो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट 2 है वो क्या है, पैंडा की सीरीज है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या हुआ है, पैंडा स्कोर सीरीज डॉट सीरीज, यानी पैंडा के अंदर से एक सीरीज बनी हुई है ये। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैंडा की सीरीज है। हमको डी टाइप से मिलता है डेटा टाइप हमारे सीरीज का। आइटम साइज से हमको एक सिंगल एलिमेंट का साइज मिलता है। आइटम साइज से क्या है, मेरे को सिंगल आइटम का साइज प्रोवाइड होता है। यहाँ पे फिर क्या बोलता है, रिट्रीविंग शेप। शेप मतलब गाइज यहाँ पे ये बताता है कि भाई उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है। अब मुझे सीरीज का पता है कि सीरीज एक वन डायमेंशनल सीरीज की तरह काम करता है। तो वन डायमेंशनल है, इसका मतलब इसके अंदर लाइन के अंदर सारी वैल्यूज रहेगी। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 4 वैल्यूज थी, तो देखो 4 इसका साइज आया। उसके बाद कॉमा आया है। गाइज यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज के अंदर यही फर्क है। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे ना, तो ऐसा दिखाएगा दैट ओनली 4। लेकिन जब आप साइज पता करोगे तो आपको बोलेगा 4 कॉमा। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 का शेप क्या बता रहा है, ये 3 कॉमा। लेकिन जब आप इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करोगे तो ये क्या बताएगा, ओनली 3। तो जब भी ऐसा आए तो दैट मीन्स कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, शेप। एंड जब भी सिर्फ बिना कॉमा के वैल्यू आए, दैट मीन्स वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एक्सेसेस। ये बताता है एन डायमेंशनल एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट अभी हमने देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स, एन बाइट्स वाला एट्रीब्यूट देखेंगे। तो नंबर ऑफ डायमेंशंस गाइस यहाँ पे एक ही है, बिकॉज ये वन डायमेंशनल सीरीज हमारा क्या है, वन डायमेंशनल है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, साइज आप देख सकते हो, देखो 4 एंड 3। यहाँ पे देखो कॉमा यूज नहीं हुआ है। जब हम शेप निकालते हैं तो कॉमा यूज होता है, और जब साइज बोलते हैं तो ये मेरे को डायरेक्टली सिर्फ एक नंबर ला के देता है। देन यहाँ पे n बाइट्स बोला है। यहाँ पे देखो गाइस टोटल नंबर ऑफ साइज, मतलब टोटल साइज ला के देता है। हर एक एलिमेंट का साइज 8 था। ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट का साइज 8 था, बिकॉज फ्लोटिंग डेटा टाइप है। उसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32। सिमिलरली हमारे ऑब्जेक्ट 3 के अंदर 3 वैल्यूज थी और उन तीनों का साइज था 8, तो 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वैल्यू आ गया। यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशन उसके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो चेकिंग एम्प्टीनेस, क्या बोल रहा है, चेकिंग एम्प्टीनेस मतलब कि भाई उसके अंदर ये जो है वो एम्प्टी है कि नहीं है। ये जो हमारी पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी सीरीज है, क्या वो एम्प्टी है कि नहीं। एंड दूसरा क्या है, क्या उसके अंदर कोई नॉट अ नंबर वाली वैल्यू है। तो एम्प्टी के लिए तो डायरेक्टली यूज करना कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट एम्प्टी हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो उससे पता चलेगा, ट्रू और फॉल्स के थ्रू बता देगा कि भाई हमारी सीरीज के अंदर कुछ वैल्यू है या नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज होती है, देखो ऑब्जेक्ट 2 डॉट एम्प्टी, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 2 फॉल्स एम्प्टी नहीं है, तो ये बता दिया फॉल्स। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसने बता दिया देखो फॉल्स की ऑब्जेक्ट 3 के अंदर यस देयर इज सम वैल्यू, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है। ऐसा है, ये एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर्ड है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू चेक फॉर द नॉट अ नंबर वैल्यू हम हैज NaNS ये यूज करते हैं। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट 2 इज डॉट HASNAN हमने यूज किया है, हैज नॉट अ नंबर s, लास्ट में हम s यूज करेंगे गाइस। अब हमको पता है ऑब्जेक्ट 2 के अंदर देखो एक भी वैल्यू नहीं थी s नॉट अ नंबर वाली वैल्यू, लेकिन हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर एक नॉट अ नंबर वाली वैल्यू थी। आपको याद है उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, सेकंड एलिमेंट उसका जो था
वो नॉट अ नंबर था, इसीलिए यहाँ पे देखो ट्रू दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर देखो एक और हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन रहता है काउंट वाला। गाइस ये काउंट हमको बताता है कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हमारे पास काउंट गाइस क्या बताता है हमको, तो काउंट अ नॉट अ नंबर वैल्यू। तो जैसे हमारे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 4 वैल्यूज थी जो कि इनमें से कोई भी नॉट अ नंबर वाला वैल्यू नहीं था, तो इसने 4 आउटपुट दिया। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर 3 एलिमेंट्स थे जिसमें से एक एलिमेंट नॉट अ नंबर था और बाकी 2 एलिमेंट्स नंबर थे, तो देखो इसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बता दिया है काउंट करके। और दूसरी चीज देखो, जैसे कि हम साइज पता करते हैं उसी तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं गाइस, लेंथ पता कर सकते हैं। लेंथ से भी हमको पता चल जाता है कि भाई उसका साइज कितना है। लेंथ को भी यूज करके हम गाइस क्या पता कर सकते हैं कि उसका साइज कितना आता है। ठीक है, समझ गया सबको? एनी डाउट्स इसके अंदर? कोई स्पेसिफिक आपको नहीं समझ में आया हो? कोई समझ गए सब लोग? राज डाउट है क्या? हेलो हेलो राज। अच्छा, राज का लेट आता है। प्राची डाउट है कि मतलब कुछ समझ में आ गया सब? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार रिवाइज करना है या फिर आगे बढ़े? एक बार देख लोगे सब लोग? एक बार यस ये सर, एक बार देख लेते हैं। एक बार देख हाँ लो, एक सर, बार देख देख लेते हैं। लो। ये लो, एक बार ये रीड कर लो, ये टेबल से क्लियर हो जाएगा तुमको। इसके एग्जांपल्स फिर देख लेना। एक बार ये रीड कर लो टेबल। ऑल राइट, यहाँ पे एग्जांपल में देखो अब क्या बोल रहा है। कंसीडर टू सीरीज ऑब्जेक्ट S11 एंड S12 दैट यू क्रिएटेड इन द एग्जांपल 11 एंड 12। ठीक है, ये दो हमने क्रिएट की थी। प्रिंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इन द रिपोर्ट फ्रॉम शोन बिलो। तो देखो डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज करते थे, डी टाइप। शेप पता करने के लिए गाइस हम क्या यूज करते थे, शेप। नंबर ऑफ बाइट्स, हम टोटल नंबर ऑफ बाइट्स पता करने के लिए क्या यूज करते थे, एन बाइट्स। नंबर ऑफ डायमेंशन यूज करने के लिए हम क्या यूज करते थे, एन डी आई एम। आइटम साइज पता करने के लिए आइटम साइज हम यूज करते थे। हैज एन ए एन, इसके लिए भी हम क्या यूज करते थे, हैज एन ए एन एस। एम्प्टी के लिए हम डॉट एम्प्टी यूज करके पता करते थे। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स हमको इसको आउटपुट के थ्रू प्रेजेंट करनी है और इसके लिए हमको सिर्फ मेंशन करना है क्या क्या फंक्शन हम यूज कर रहे थे। तो बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज है। देखो यहाँ पे ये यूज किया, यहाँ पे इसने बोला कि भाई क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको प्रिंट करना है, आउटपुट में कुछ इस तरीके से शो करना है। उसके लिए देखो क्या यूज किया है, डेटा टाइप के लिए क्या यूज किया है, डॉट डी टाइप। तो आप देख सकते हो S11 डॉट डी टाइप एंड S12 डॉट डी टाइप, ये यूज किया है हमने उसका डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए। शेप के लिए गाइस हमने क्या यूज किया है, देखो S11 डॉट शेप, S12 डॉट शेप। उसके लिए उसके बाद देखो S11 हमने यूज किया है ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइट्स पता करने के लिए S11 डॉट एन बाइट्स, और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स S12 के लिए S12 डॉट एन बाइट्स। टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस पता करने के लिए डॉट एन डी आई एम, यहाँ पे देखो डॉट एन डी आई एम, डॉट एन डी आई एम। आइटम साइज पता करने के लिए डॉट आइटम साइज, यहाँ पे देखो S11 डॉट आइटम साइज, आइटम साइज यानी हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। हैज एन एन, तो यहाँ पे देखो हैज एन एन यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है, S11 डॉट हैज एन एन, S12 डॉट हैज एन एन। एम्प्टी के लिए डॉट एम्प्टी और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। नाउ अब गाइज यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये हो सकता है आपको प्रिंट स्टेटमेंट आपको सीखने मिले। ठीक है, मेरे को राज तो बता सकता है कि प्रिंटिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट हो रहा है ये स्लैश टी का क्या मतलब है? राज बता सकता है स्लैश टी का क्या मतलब है? हाँ सर, वो क्या हुआ?
हेलो, क्या हुआ राज? स्लैश टी का यश, स्लैश टी का क्या मतलब है? सर फोर स्पेस नहीं प्राची, स्लैश टी का मतलब? हम्म, स्लैश टी का मतलब है टैब, टैब, एक टैब का स्पेस आ जाता है। पगले हो गए हो तुम लोग। ये 11th का काम है, ये 12th का काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शायद राज और यश को तो बताया ही होगा। ये स्लैश टी का मतलब होता है टैब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट देखो किस तरीके से आ रहा है। देखो पहले तो इंपोर्ट किया, उसके बाद देखो इंपोर्ट करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो क्या है, हैश यूज किया है। हैश किस लिए यूज करते हैं हम? कमेंट डालने के लिए। तो हैश यूज करके मैंने कमेंट डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद बोला प्रिंट एट्रीब्यूट नेम, सबसे पहले प्रिंट कर देगा, देखो एट्रीब्यूट नेम इसने प्रिंट किया। उसके बाद देखो बोला है स्लैश टी स्लैश टी, इसका मतलब ये दो टैब की स्पेस छोड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक टैब और ये दूसरा टैब, इसकी स्पेस छोड़ दी यहाँ पे इसने। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट S11 लिखता है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट S11। इसके बाद एक और टैब, यानी कि यहाँ पे स्लैश टी हमने यूज किया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फिर देखो ये आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट 12। और प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमको पता है नेक्स्ट लाइन आती है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखो क्या है, ये अंडरलाइन के लिए यूज किया, यहाँ पे देखो स्लैश टी, अंडरलाइन के लिए यूज किया है, स्लैश टी और अंडरलाइन के लिए यूज किया है। यहाँ देख सकते हो सेकेंड लाइन के अंदर आपको ये आउटपुट मिल गया। देन आफ्टर दैट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या बोला है, प्रिंट। ये देखो यहाँ पे ये इसमें कोट्स में है, ये कोट्स के अंदर क्या लिखा है, डेटा टाइप डॉट डी टाइप हम यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ एज इट इज आ गया ये, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेस देके एक टैब यूज किया है, यहाँ पे देखो स्पेस देके टैब यूज किया है। तो यहाँ पे गाइस हमको ध्यान देना है, स्पेसेस काउंटेड होते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, इसीलिए आप देखोगे तो ये स्पेस है, यहाँ पे कोलन के बाद एक छोटा सा टैब यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, S11 डॉट डी टाइप। तो S11 का जो भी डी टाइप होगा वो प्रिंट करेगा। क्या है यहाँ पे डी टाइप S11 का, इंटीजर 64। उसके बाद कॉमा, गाइस हमको प्रिंट स्टेटमेंट का तुमको पता होना चाहिए। प्राची ध्यान देना इधर, ठीक है। हम प्रिंट हाँ स्टेटमेंट के अंदर जब भी किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं और कोई वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो उनको कंबाइन करके जब हम प्रिंट करते हैं तो हम कॉमा यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर मुझे, मेरे पास समझ लो एक वैल्यू है, मेरे पास एक वैल्यू है दैट x इज इक्वल टू 7 मैंने बोला है, ठीक है, मैंने बोला x के अंदर 7 है। अब मुझे प्रिंट करनी है x की वैल्यू, ठीक है, मुझे प्रिंट करनी है x की वैल्यू, जिसके अंदर मैं ऐसे लिखूंगा तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बराबर। यहाँ पे फिर मैं, अगर मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जिसमें मुझे मेंशन करना है कि दिस इज द वैल्यू, नहीं, द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे ये बिकॉज ये डबल कोट्स में है, ये आउटपुट में एज इट इज प्रिंट होगा। और यहाँ पे ये डबल कोट्स में नहीं है तो x के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। क्या होगी, x के अंदर जो वैल्यू है ये प्रिंट होगी। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये क्या है, अलग अलग लिखे हैं मैंने। जब मुझे इनको कंबाइन करके लिखना होगा ना, जब मुझे इनको कंबाइन करके लिखना होगा तब मैं कैसे यूज करूंगा इसको, मैं इसको यूज करूंगा एस्केप सीक्वेंस यूज करो। हाँ, क्या हो गया, एस्केप सीक्वेंस यूज करोगे ना सर? नहीं इसको एस्केप सीक्वेंस नहीं बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस स्लैश टी में यूज हुआ है, हाँ हाँ। ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पे दोनों को कंबाइन करना है तो देखो मैं कॉमा यूज करूंगा और कॉमा डाल के एक्स डाल दूंगा। तो होगा क्या यहाँ पे, अब मेरा जो काम ये दो स्टेटमेंट्स मिलके कर रहे हैं, अब ये काम मेरा एक ही स्टेटमेंट में हो गया है, जस्ट एक एक्स्ट्रा कॉमा प्रिंट करके। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट मुझे अलग से एडिशनली डालना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का काम ये एक प्रिंट स्टेटमेंट में कर दिया है। हुआ क्या, यहाँ पे मैंने इस बेसिक स्ट्रिंग को एक वैल्यू वाले स्ट्रिंग के साथ कंबाइन कर दिया है। समझ में आ गया प्राची ये चीज? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सेम देखो चीज यहाँ पे यूज कर रहा है, इसने डबल स्ट्रिंग के अंदर देखो शेप डॉट, यहाँ पे यहाँ तक इसने डबल कोट्स के अंदर प्रिंट किया, ये एज इट इज देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, एज इट इज प्रिंट हो गया है यहाँ पे ये।
उसके बाद इसने देखो कॉमा डाल के बोला S11 डॉट शेप, इसका मतलब S11 का शेप प्रिंट करो। इसने S11 का शेप प्रिंट किया 4 कॉमा कुछ भी नहीं, ब्रैकेट्स के अंदर शेप प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो वापस इसने क्या है, 2 स्लैश टी डाले, यानी कि ये भी एक स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, इसलिए देखो बीच में कॉमा यूज किया है, एंड कॉमा यूज करने के बाद देखो यहाँ पे 2 स्लैश टी की स्पेस छूट गई है। उसके बाद देखो कॉमा वापस यूज किया है S12 का शेप डालने के लिए, तो S12 का शेप यहाँ पे आ गया है। ऑलराइट, इसी तरीके से ये पूरा प्रोग्राम काम कर रहा है। एक बार प्रोग्राम को स्टडी करो, कुछ नहीं आता है तो पूछना, बेसिक सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम को स्टडी करो, कुछ नहीं आता तो बताना। सो नेक्स्ट क्या है अपना जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि किस किस तरीके से हम अपने सीरीज की प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं भाई क्या साइज है, कैसे टाइप का डेटा है, कितना डेटा है, कहाँ कहाँ पे देखा, डायमेंशंस देख लिया, देन चेक कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, कितने एन वैल्यूज हैं। तो ये सारी चीजें हमको पता चल गई और उसके फंक्शंस पता चल गए कि किस किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि अब यहाँ पे इनके सीरीज, यहाँ पे जो है इनके सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं हम किस तरीके से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये 5 सीरीज आपको दी हुई है, यहाँ पे देखो ये 5 सीरीज दी हुई है, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7 और ऑब्जेक्ट 8, ये देखो 5 सीरीज दी हुई है। उसके अंदर एलिमेंट्स देख लो, इसके अंदर एलिमेंट्स देखो कैसे है, इंडेक्स है फेब जैन मार्च, उसके अंदर उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज है। उसके बाद ऑब्जेक्ट 6 में देख लो ये कुछ डेटा है 0 से लेके 4 तक, यानी कि 5 वैल्यूज है इसके अंदर, 1 से लेके 4 तक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट 7 है, 9 10 11 12 इसके इंडेक्सेस हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है 18 20 22 24। ऑब्जेक्ट 8 के अंदर भी देखो यहाँ पे क्या है, सेम इंडाइसेस है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है, तो इनके ऊपर अभी एक्सेसिंग देखते हैं किस तरीके से हम लोग इनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग के लिए क्या है, हम जैसे हम एक लिस्ट के वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट 6 यहाँ पे डबल हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं लिस्ट के लिए, एरे के लिए, उसी तरीके से हम सीरीज में भी यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट 6 के अंदर थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो इधर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट 6 के अंदर थर्ड इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है, थर्ड इंडेक्सिंग पे वैल्यू है इसकी 20। सिमिलरली देखो ऑब्जेक्ट 7 के अंदर इंडेक्स नंबर 9 पे क्या वैल्यू है 18, तो देखो 18 यहाँ पे आउटपुट आ गया है आपका। ऑब्जेक्ट 8 के अंदर इंडेक्स नंबर 11, ऑब्जेक्ट 8 के अंदर इंडेक्स नंबर 11 पे आप देखोगे 121 वैल्यू है, यहाँ पे 121 वैल्यू शो कर देगा। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे सीरीज का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स का नाम लिखो, तो आपको वैल्यू लाके दे देगा। वो ये क्या करेगा, वैल्यू लाके दे देगा। सिमिलरली अभी अभी हमने देखा था दैट सीरीज के अंदर इंडेक्सेस जो हैं वो यूनिक नहीं हो सकते हैं, सेम इंडेक्सेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज रह सकती है। जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट 3 के अंदर देखो ए के इंडेक्स के पास 2.75 वैल्यू है, ए इंडेक्स के लिए 2.5 वैल्यू 25 वैल्यू है, और वहां पे एक और ए है जिसकी वैल्यू है 32.00, ये 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब मैं देखो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट 3 के अंदर बी पे क्या वैल्यू है, तो बी पे आप देख सकते हो क्या वैल्यू है, बी पे देखो 2 वैल्यूज है, बी पे 2 वैल्यूज है 12.5 और एक और वैल्यू है 41.75। तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो कि ये बी के जो 2 इंडेक्सेस थे उनकी साइमल्टेनियसली 2 की वैल्यू उसने दे दी है। ऑलराइट, यहाँ पे फिर एक क्या ऑप्शन आ जाता है कि सर हमने अगर ऐसा कुछ इनपुट दिया जिसके भाई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कुछ इनपुट दे दिया तो क्या। यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट 7 के अंदर देखो 2 इंडेक्स है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 7 के अंदर 2 नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो उस जगह पे क्या है, पाइथन बेसिकली एरर दे देगा कि भाई ऐसा इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मैं इनपुट कहाँ से ला के दूं। तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, की एरर 2, यहाँ पे की एरर 2 इसने बता दिया है कि भाई 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है और उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और जो नहीं होगा उसका एरर आ जाएगा। ऑलराइट, और मल्टीपल इंडेक्स, जो इंडेक्स होता है उसकी मल्टीपल वैल्यूज है वो भी आउटपुट के अंदर शो हो जाएगी। नाउ यहाँ पे गाइज ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे स्लाइसिंग चालू हो जाएगा, एंड यहाँ से जब हम स्लाइसिंग करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, अगर स्लाइसिंग इफ पॉसिबल विल कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ। ऑलराइट, स्लाइसिंग ज्यादा नहीं है, इसके बाद ऑपरेशन है। तो स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, किसी सीरीज को
हमको एक स्पेसिफिक वे में कट करके या तो उसका आउटपुट शो करना है या फिर उसको अलग से एक और सीरीज बनानी है। स्लाइस मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को हम स्लाइस करते हैं, हम एक सीरीज को किस तरीके से स्लाइस करें। ऑलराइट, हम किस तरीके से किसी भी चीज को क्या करें, स्लाइस करें। ऑलराइट, तो स्लाइसिंग टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन पोजीशनल। यहाँ पे गाइस इंडेक्स पे काम नहीं करता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग किस पे काम करता है, पोजीशन पे काम करता है। स्लाइसिंग काम करता है पोजीशन वैल्यू पे, जो भी उसकी पोजीशनल वैल्यू रहेगी वो स्लाइसिंग यूज करेगा। नाउ जैसे कि ऑब्जेक्ट 5 है, ये यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट 5 है। ऑब्जेक्ट 5 यहाँ पे बताता है, देखो यहाँ पे इसके इंडेक्सेस हैं और इसका क्या है, डेटा है। और उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे पोजीशन। तो इंडेक्सेस एंड डेटा से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने पोजीशन ऑलरेडी सेट कर दी है कि भाई फर्स्ट नंबर पे जो भी इंडेक्स रहेगा उसकी पोजीशन 0 रहेगी, सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसकी इंडेक्स पोजीशन सॉरी उसका पोजीशन 1 रहेगी, और सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू रहेगी उसकी सेकंड रहेगी। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 6 एंड ऑब्जेक्ट 7, इसके अंदर आप देख सकते हो इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी पोजीशन होगा वो अपने हिसाब से सेट करेगा, 0 से लेके पोजीशन स्टार्ट करेगा और उसके हिसाब से स्लाइसिंग करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 का एक एग्जांपल ले लो। ऑब्जेक्ट 5 का एक एग्जांपल ले लो, ऑब्जेक्ट 5 1:2, लास्ट में हमको देखो स्लाइसिंग वाला पता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है 1 और एंडिंग पोजीशन है कुछ भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट 5 के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन देखो ये 1, तो स्लाइस होना चालू करेगा यहाँ से और नीचे तक जितनी भी वैल्यूज होगी उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में क्या है, देखो Jan 31 March 31। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट 2:5, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट 2:5 ये आ गया। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे देखो ये है और फिफ्थ तो पोजीशन है ही नहीं, और ऑटोमेटिकली गाइज ये जो पोजीशन होती है ना, ये जो नंबर एक्सक्लूडिंग होता है, तो यहाँ पे 5 - 1 4, तो ये 4 वैल्यू तक यहाँ पे लेगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हो ये देखो ये अलग से स्लाइस होके मेरे को मिल गया है। सिमिलरली देखो ऑब्जेक्ट 7 के अंदर बोला है 0, यानी कि 0 से चालू करना है। एंडिंग वैल्यू दी नहीं है, यानी कि सारी वैल्यूज करनी है। स्टेप वैल्यू दी है 2, यानी कि एक वैल्यू छोड़ के एक। यहाँ पे आप देख सकते हो देखो 0 से ये चालू होगा, 0 वैल्यू को लेगा सबसे पहले, उसके बोला है कि एक वैल्यू छोड़ के एक, तो 0 के बाद ये 2 को कंसीडर करेगा और यही दो वैल्यू स्लाइस होके मिलेगी मेरे को। आप देख सकते हो 9 और 11 स्लाइस होके मेरे को मिल गई है। तो स्लाइसिंग के लिए क्या है, ये पोजीशन यूज करता है, इसको इंडेक्सेस से फर्क नहीं पड़ता है। एंड इट यूजेस द कंट्रोल, कैसे, स्टार्ट स्टॉप और उसके बीच में गैप्स जो हैं। तो स्टार्ट हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन से होगी, एंडिंग के लिए हमेशा क्या होगा, स्टॉप -1, यानी कि जो भी एंडिंग वैल्यू दी थी, जैसे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ था, तो 5 - 1 वैल्यू तक ये क्या करेगा, कंसीडर करेगा। स्टेप होता है कितने गैप्स में वैल्यू को कंसीडर करना है, क्या करना है, कितने गैप्स में वैल्यू को कंसीडर करना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फॉर अदर रूल्स ऑफ स्लाइसिंग अप्लाई, दैट इज यू कैन स्पेसिफाई स्टेप्स, यू कैन रिवर्स द एलिमेंट, द रेंज ऑफ स्लाइस कैन बी आउटसाइड द रेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि क्या है, तुम स्लाइसिंग की रेंज बाहर लिख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली जितने एलिमेंट्स है उतने ही कंसीडर होने हैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट 7 10:15 बोला है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा टेबल, हमारे पास देखो पोजीशन कितनी है, हमारे पास तो 3 ही पोजीशन है भाई, हमारे पास तो 3 ही पोजीशन है। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, देखो 10 से चालू किया इसने, ठीक है, 10 से चालू किया और 15 पे खत्म कर दिया इसने। यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट, ओके सॉरी, ये जो है गाइज यहाँ पे ये वैलिड है, लेकिन इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे देखो इसका आउटपुट दिया हुआ है कुछ नहीं, क्योंकि स्लाइसिंग हमारी 10 से चालू होगी और वैल्यूज हमारे पास 4 है, पोजीशन हमारी 3 पे खत्म हो गई है वहां पे, तो 10th पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं है, तो स्लाइस कहाँ से करेगा वो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्लाइसिंग के लिए ये लीगल है, ये यहाँ पे अगर ये चीज लिखूंगा ना तो पाइथन एरर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में भी कुछ शो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, आउटपुट में भी कुछ शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10th पोजीशन पे कोई वैल्यू ही नहीं है और उसके बाद तो 15th पोजीशन तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ देखो गाइस, ये रिवर्स इंडेक्सिंग है, ये रिवर्स इंडेक्सिंग देखो, रिवर्स यहाँ पे स्लाइसिंग कैसे काम करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन कुछ नहीं है, एंडिंग पोजीशन कुछ नहीं है, लेकिन स्टेप पोजीशन क्या है, देखो -1, यानी कि ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा। अब मुझे स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं मिली है, तो ये एंडिंग वैल्यू से चालू करेगा,
एंडिंग वैल्यू के हिसाब से मेरे पास ऑब्जेक्ट 7 के अंदर देखो एंडिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, विथ इंडेक्स 12 मेरे पास है वैल्यू, मेरे पास क्या है वैल्यू, मेरे पास वैल्यू है 24। तो 24 से इसने चालू किया और उसके बाद साइमल्टेनियसली रिड्यूस होते होते देखो ये इसने रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है, सॉरी रिवर्स सीरीज इसने एक प्रिंट कर दी है। इसने कैसे यूज किया, देखो स्टार्ट वैल्यू इसके पास है नहीं, स्टॉप वैल्यू भी नहीं है, लेकिन रिवर्स वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स में जाएगा। तो पाइथन समझ जाएगा कि भाई बिकॉज ये रिवर्स में आना चाहता है तो मेरे को एंडिंग वैल्यू से चालू करनी है। एंडिंग वैल्यू कुछ है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब मैं लास्ट एलिमेंट से चालू करूंगा, ये लास्ट एलिमेंट से चालू करेगा, दैट मीन्स 12th जो इंडेक्स है उस पे 24 है, देन 11th पे 22, उसके बाद 10 पे 20 एंड 9 पे 18। तो यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स यहाँ पे स्लाइसिंग हो गई है, रिवर्स स्लाइसिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया है ना सबको? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है ये है, इसको क्या बोला है इसने, फर्स्ट टू सेक्शन हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग द टिकट्स ऑफ 100, ठीक है, पर टिकट एज द पार्ट ऑफ द सोशल एक्सपेरिमेंट, राइट टू डिस्प्ले हाउ मच दे हैव कलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे ये इतने सारे सेक्शन है और इतने सारे बंदे हैं, इसको क्या बोला है, फर्स्ट टू सेक्शंस हैव बीन गिवन अ टास्क, यानी कि सेक्शन ए एंड बी को टास्क दिया है कि भाई तुमको टिकट सेल करने हैं 100 रुपए पर टिकट के हिसाब से, 100 रुपीज पर टिकट के हिसाब से, और उसको सेल करना है। तो यहाँ पे गाइस हम स्लाइसिंग वाला पार्ट यूज करके हम कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्लाइसिंग के लिए इसने कैसे काम किया, देखो S8 इसको कंसिडर किया है, ये जो हमारा है ना, ये जो है इसको कंसिडर किया है S8, और उसके बाद देखो बोला है स्लाइस करना है 0 to 2, यानी कि 2 लिया है, यानी कि 2 - 1 1, और बेस्ड ऑन द पोजीशन यहाँ पे देखो A की पोजीशन क्या है 1 और B की पोजीशन है यहाँ पे, सॉरी A की पोजीशन है 0 एंड B की पोजीशन है 1। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस स्लाइसिंग आउटपुट में देखो क्या आएगा, A एंड B का स्लाइस्ड आएगा। और उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो आउटपुट मुझे किस तरीके से दिख रहा है, ए की जो वैल्यूज थी अब वो 100 से मल्टीप्लाई हो गई है, दैट मींस 3900 वैल्यू आ गई है। बी की जो वैल्यू है वो 4100 आ गई है, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 4100 आ गई है यहाँ पे। अभी क्लियर विद दिस गाइस, स्लाइसिंग के अंदर कुछ डाउट तो नहीं है, बराबर है सब? ओके चलो बढ़िया, ठीक है। एक बार ये पीडीएफ जो है गाइस मैं आपको ग्रुप तुमको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मतलब कल थोड़ा मतलब 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, मोस्टली ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा इसी हफ्ते के अंदर, मे बी थर्सडे या फ्राइडे तक, ऑलराइट।